प्रिय शिक्षार्थियों, आप सबका स्वागत है। पिछले कल हमने कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ा था। अब उसकी पुनरावृत्ति करते हुए कर्ण कारक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एवं एव, इसी प्रकार। गम धातोः प्रयोगे, गम धातु के प्रयोग में यत्र गम्यते, जहाँ जाया जाता है या जहाँ जाया जा रहा हो, तत्र स्थानवाची शब्दे, वहाँ स्थानवाचक शब्द में द्वितीया विभक्ति भवति, द्वितीया होती है। अर्थात हम उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। कर्म कारक में हमने पढ़ा था कि अभिता परिता उभयता, हमें इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कारकों के साथ साथ उपपद विभक्तियों की ओर भी हम बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इसी कड़ी में आगे लिखता है कि गम धातु के प्रयोग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कहाँ होती है? जहाँ जाया जाता है। यत्र गम्यते तत्र, जहाँ जाया जा रहा हो। जैसे उदाहरण दिया है, यथा बालाः गृहं गच्छन्ति, बच्चे घर को जाते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? घर की ओर, घर को। तो जहाँ जा रहे हैं वो उस शब्द में द्वितीय होगी। बाल में भी द्वितीय नहीं होगी, गच्छन्ति में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो धातु है। शब्दों में होती हैं विभक्तियाँ, धातुओं में तो प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुषीय होते हैं। तो यहाँ बताया गया है जहाँ जाया जा रहा हो, यानी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ यदि हमने गम धातु वाक्य में लगा दी है तो उस स्थान में द्वितीय होगी। बालाः गृहं गच्छन्ति, बच्चे घर जाते हैं। तो घर जो लिखा हुआ है उसमें द्वितीय, कहाँ जा रहे हैं वो? घर को, तो घर में द्वितीय लगेगी, बालाः गृहं गच्छन्ति। दूसरा उदाहरण इसने दिया हुआ है, जनाः दिल्लीम आगच्छन्ति, लोग दिल्ली को आते हैं या दिल्ली में आते हैं, तब भी द्वितीय। आंग उपसर्ग है या आ उपसर्ग से आगे गम धातु से तीतांती जुड़ा हुआ है, आधन गच्छन्ति। कहाँ आ रहे हैं लोग? दिल्ली, तो दिल्ली में भी द्वितीय। अब है छात्राः पाठशालां गच्छन्ति, बच्चे पाठशाला जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो जहाँ वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पाठशाला, तो उस पाठशाला में जो आकारांत स्त्रीलिंग है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे लताम वैसे ही पाठशालाम। अब अगला है एवमेव, इसी प्रकार रक्ष धातोः प्रयोगे अपि, उसी प्रकार बोलता है रक्ष धातु के प्रयोग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बोलता है गम धातु के प्रयोग में द्वितीय होती है, कहाँ होती है वह आपने सीख लिया, जहाँ जाया जाता हो, जैसे घर, दिल्ली, पाठशाला, तो वहाँ पर इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति हुई है। वैसे ही कह रहा है रक्ष धातोः प्रयोगे अपि, रक्ष धातु के प्रयोग में भी यस्य रक्षा क्रियते, जिसकी रक्षा की जा रही हो, तस्य अर्थवाची शब्दे, उसके अर्थवाचक शब्द में द्वितीया भवति, द्वितीय होती है। अब इसको आपको दृष्टांत सहित समझाते हैं। बोलता है यथा, जैसे कि सैनिकाः देशम रक्षन्ति। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ कारक विभक्तियों के आधार पर विभक्तियाँ नहीं चलती हैं, शब्दों के आधार पर चलती हैं, उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो वही उपपद विभक्ति ये बता रहा है कि गम धातु के योग में द्वितीय होती है, रक्ष धातु के योग में भी द्वितीय होती है, लेकिन कैसे होती है? जिसकी रक्षा की जा रही हो उसके अर्थवाचक शब्द में। अब देखिए, यथा सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं वो? सैनिकों के द्वारा किसकी रक्षा की जा रही है? देश की। तो वहाँ की देशस्य नहीं आएगा, सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? सैनिकाः देशम रक्षन्ति। जिसकी रक्षा की जा रही है, यहाँ देश की रक्षा की जा रही, तो देश में द्वितीय विभक्ति लगेगी, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। दूसरा है जनाः पर्यावरणं रक्षेयुः, लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए या लोगों को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी संरक्षण करना चाहिए? किसका संरक्षण करना चाहिए? पर्यावरण का। तो पर्यावरण में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तीसरा, हरिश्चंद्रः धर्मम अरक्षत, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की, हरिश्चंद्र ने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो यहाँ पर किसकी रक्षा की? धर्म की, तो धर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो उम्मीद है आप गम और रक्ष धातु
वाक्य प्रयोग को समझ चुके होंगे कि किस प्रकार द्वितीय विभक्ति इन दोनों धातुओं के योग में लगेगी। अब अगला लिखता है कर्ण कारकम। अब हम पढ़ेंगे कर्ण कारक। कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा। नंबर 3 पर है, तो कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति, माने तीसरी विभक्ति। अब लिखता है निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। कहता है निम्नलिखित वाक्यों को क्या करें आप? पढ़ें। वाक्य में है पहला, काकः मृत्तिकया गृहं निर्मितवान्। कौवे ने मिट्टी से घर बनाया। मृत्तिकया तृतीया का एक वचन। दूसरा है चटका तृणैः स्वगृहं निर्मितवती। चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। तीसरा है उभौ अर्थात दोनों, मिलित्वा मिल करके, सुखेन सुखपूर्वक वसतः रहते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली, वसतः, वस्ती, वसतः, तीतः, माने प्रथम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उभौ दोनों, कर्ता कौन है? दो हैं। उभौ मिलित्वा दोनों मिल करके, तो इसलिए क्रिया भी द्विवचन की ही लगी हुई है। चतुर्थ है आनंदेन भोजनम करोतु। आनंद पूर्वक भोजन करो। अब इन वाक्यों में देखें आप, हाइलाइटेड वर्ड्स को देखें। मृत्तिकया तृणैः सुखेन आनंदेन, ये सब जो है तृतीया विभक्ति के रूप है। मृत्तिकया तृतीया का एक वचन, तृणैः तृतीया का बहुवचन तृण शब्द, और सुखेन सुख शब्द तृतीया का एक वचन, आनंदेन आनंद शब्द तृतीया का एक वचन। अब लिखता है ऊपरी लिखितेषु, ऊपर लिखे हुए, वाक्येषु वाक्यों में, स्थूल पदेषु जो मोटे अक्षर हैं या हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्ता अस्ति। तृतीया विभक्ति प्रयोग की गई है इन स्थूल शब्दों में। आगे बोलते हैं तृतीया विभक्तेः प्रयोगः। तृतीया विभक्ति का जो प्रयोग है वह किस में होता है? कर्ण कारक। जहाँ कर्ण कारक हो उसमें होता है। जैसे उदाहरण में दिया है लास्ट वाले को, आनंद से भोजन करो। किस प्रकार भोजन करो? आनंद से, तो आनंद के साथ, इसलिए लगी हुई है। अब आगे हैं अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। अर्थात अधोलिखितानि, अधः होता है नीचे, लिखितानि लिखे हुए, को, वाक्यानि वाक्यों को, पठन्तु पढ़ें। तो इकट्ठे शब्द का अर्थ बन गया अधोलिखितानि वाक्यानि, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ें। पहला, छात्रः कलमेन लेखम लिखति। छात्र कलम से लेख लिखता है। दूसरा, अम्बा अर्थात माता छुरिकया छुरी से फलम कृन्तति फल काटती है। सैनिकः अर्थात सैनिक शस्त्रेण, शस्त्रेण का अर्थ होता है शस्त्र से, युद्धम करोति युद्ध करता है। चौथा है बालकः पात्रेण जलम पिबति। बच्चा पात्र से, बर्तन से जल पीता है। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति। किसान हल से खेत को जोतता है। आगे है नरः परिश्रमेण कार्यम करोति। व्यक्ति मेहनत से काम करता है। जो भी इसमें हमने शब्द पढ़े उसमें से आ रहा है, कलम से, छुरी से, शस्त्र से, जल से, क्षम्यतामिति पात्र से, बर्तन से, हल से, परिश्रम से। जिस किसी चीज के द्वारा कोई काम किया जाता है वहाँ कर्ण कारक होता है। से तो हमारे पास अपादान में भी आता है, परंतु वह अलग होने अर्थ में है। यहाँ किसी जब चीज से कोई कार्य सिद्ध किया जाता है, संपन्न किया जाता है, तो वहाँ कर्ण कारक होता है, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। अत्र वयम पश्यामः, यहाँ हम देखते हैं कि कलमेन छुरिकया शस्त्रेण पात्रेण हलेन परिश्रमेण विना क्रिया न भविष्यति। इन चीज़ों के बिना जो क्रिया है वह संपन्न नहीं होएगी। तो आगे लिखता है येन साधनेन, जिस साधन से क्रिया सिद्ध्यति, जिस साधन से क्रिया सिद्ध होती है, तत् कर्ण कारकम भवति, वह कर्ण कारक होता है। कर्ण इति कारक पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, और जो कर्ण कारक पद होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। जो इसने पहला लिखा था कि इन चीज़ों के बिना क्रिया जो है वह संपन्न नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकती। जैसे लिखा है
छात्रः कलमेन लेखम लिखति, अगर कलमेन को बोलता कलम नहीं होगी हमारे पास, छात्र के पास कलम नहीं होगी तो वो लेख किससे लिखेगा, यानी कि लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उसे। तो और दूसरा है जैसे कृषक हलेन क्षेत्रम कृषति, किसान जो है हल से खेत को जोत रहा है, तो हल नहीं होगी तो कैसे करेगा। अब आप सोचेंगे सर ट्रैक्टर भी तो हो सकता है, लेकिन साधन तो है ना कोई ना कोई, तो साधन को समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। तो उसी प्रकार नरः परिश्रमेण कार्यम करोति, व्यक्ति परिश्रम से कार्य करता है, अर्थात मेहनत से कार्य करता है। तो मेहनत नहीं होगी तो काम सिद्ध नहीं होगा, ये समझाने की कोशिश की गई कि इनके बिना क्रिया सफल या सिद्ध नहीं हो सकती। आगे अभ्यास कार्य के लिए कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में मंजूषायाम प्रदत्त पदे, मंजूषा में दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान पूर्तिम कुर्वन्तु, रिक्त स्थान पूर्ति करें, अर्थात खाली स्थान भरें आप। और यहाँ पर शब्द दे रखे हैं आपको, इनको देख लें पहले। चक्रेण पहिए से, हस्तेन हाथ से, अन्नेन अन्न से, जलेन जल से, नेत्राभ्याम आँखों से। नेत्राभ्याम क्यों, दो आंखें, द्विवचन इसलिए लगा हुआ है यहाँ पर। पहला बालकः डैश चित्रम पश्यति, बच्चा चित्र देखता है। किससे देखा जाता है चित्र, यहाँ पर आपके पास जो विकल्प दिए हैं, पहिए से देखा जाता है, हाथ से देखा जाता है, अन्न से, पानी से, या फिर आँखों से। चित्र देखा जाता है आँखों से, तो लगेगा नेत्राभ्याम। वाक्य बनेगा आपका बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति। दूसरा है हमारे पास अम्बा डैश रोटिकाम पचती, अम्बा अर्थात माता रोटिकाम पचती, रोटी पकाती है। किससे पकाती है, अन्नेन भी आ सकता है यहाँ पर, अन्नेन आएगा तो उससे बनेगा हमारे पास अन्न से। अन्न से, जो अन्न है आटा इत्यादि, उससे क्या करती है, रोटी पकाती है। हाथ से भी आ सकते हैं कि हस्तेन, परंतु ये जो शब्द होते हैं जब एक जगह एक किसी प्रश्न के लिए दिए जाते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि यहाँ हम एक शब्द को लगा देंगे। अगर एक शब्द हमने यहाँ लगा दिया तो दूसरी जगह दूसरा जो शब्द है वह उचित बैठेगा या नहीं। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है, सभी वाक्यों को देखना पड़ता है कि कहीं जो हमने शब्द यहाँ लगा दिए ये दूसरी जगह तो नहीं आ सकता था। हंसते अम्बा हंसतेन रोटी काम पचती, ये भी ठीक है, परंतु फिर हंसतेन अगर हम यहाँ लगा देंगे तो दूसरी जगह फिर और अलग दूसरा शब्द आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है राम अन्नेन कार्यम करोति, जो कि गलत है। राम अन्न से काम करता है, अन्न से काम नहीं होते, काम हाथ से होते हैं। तो इसलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, अम्बा अन्नेन रोटी काम पचती। इससे आप सीख भी ले सकते हैं कि यहाँ पर यदि हमने हस्तेन भी गलत नहीं है, परंतु हस्तेन एक ही शब्द है हमारे पास, तो एक शब्द एक जगह यूज होगा, प्रयोग होगा, तो दूसरी जगह फिर कोई और शब्द प्रयोग होगा, यूज होगा, तो वो गलत हो जाएगा फिर। इसीलिए सबके साथ मैच करके देखना होता है इसको कि कौन सा शब्द कहाँ सटीक बैठेगा। अम्बा अन्नेन रोटिका पचती, इसको ठीक करेंगे आप। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अम्बा हस्तेन नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, अन्नेन। अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती, माता अन्न से रोटी पकाती है। तीसरा है रामः डैश कार्यम करोति, राम काम करता है। किससे काम करता है, हाथ से, हस्तेन। तो यहाँ लिखेंगे आप रामः हस्तेन कार्यम करोति। चौथा है कृष्णः डैश शिशुपालस्य वधम अकरोत, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किससे किया था, अपने चक्र से। तो यहाँ पे आएगा चक्रेण। मैंने चक्र का अर्थ वहाँ आपको पहिया बताया था, चक्र का अर्थ वैसे पहिया ही होता है, परंतु चक्र जो श्री कृष्ण जी का जो विशेष आयुध था उसका नाम सुदर्शन चक्र था, तो चक्र वह भी है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल जी का क्षमता में थी, श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का जो वध किया था वह अपने सुदर्शन चक्र से किया था। तो चक्रेण का अर्थ मैंने आपको पहिया बताया, लेकिन चक्र यहाँ एक शस्त्र विशेष में भी आता है, आयुध में भी आता है। मालाकारः डैश वृक्षान सिंचती, मालाकार वृक्षों को सींचता है, पेड़ों को सींचता है। किससे सींचता है, जलेन जल से। तो एक बार फिर से इनको ठीक कर लेंगे आप। बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचति, रामः हस्तेन कार्यम करोति, कृष्णः
चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत्। अगला है मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति। अब आगे लिखता है अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्णकारकम, कर्णकारक को रेखांकितम कुर्वन्तु, रेखांकित करें। जो कर्णकारक है उसको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति, तो यहाँ पर कर्णकारक कौन सा है? मालाकारः, ये तो कर्ता है, प्रथमा है, सिंचति यह क्रिया है, वृक्षान रामान की तरह है, द्वितीय का बहुवचन है, तो आया हमारे पास जलेन, तो यह क्या है? कर्णकारक है। जैसे रामेण वैसे ही जलेन, वहाँ रामेण में रामेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि री त्रश जब हमारे पास आता है तो तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में न का अण हो जाता है। यहाँ जलेन ही रहेगा, जलेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ री त्रश कुछ भी नहीं है, इसलिए जलेन। दूसरा है सीता स्वरेण गीतम गायति, सीता स्वर से गीत गाती। अब यहाँ देखिए स्वरेण, यहाँ स्वरेण नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ र आ गया है बीच में, इसलिए क्या हो गया? न का अण बन गया। इनको आप नोट कर लें, र री त्र श, ये जो चार हमारे पास वर्ण हैं, ये जब शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं तो वहाँ न का अण हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कई जगह नहीं भी होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु साधारणतः आपके सिलेबस में जितने शब्द लगे हों उनमें यही जो नियम है लागू होता है। स्वरेण, सीता आकारांत स्त्रीलिंग लता की तरह, गीतम जैसे रामम की तरह आ गया हमारे पास, फलम की तरह आ गया है, तो ये द्वितीय है, आगे गायती क्रिया है तीतांती, तो स्वरेण जैसे हमने पढ़ा है रामेण फलेन, वैसे ही ये भी तृतीय है। श्यामः पुष्पै मालाम रचयति, श्याम फूलों से माला बनाता है। किससे माला बनाता है? वह फूलों से, तो से किसके साथ है? फूलों के साथ, तो हमारे पास कर्णकारक है पुष्पै, तृतीय का बहुवचन, जैसे रामैः। सूर्य स्वकिरणैः शीतम हरति, सूर्य अपनी किरणों से शीत को दूर करता है, ठंड को भगाता है दूर, तो यहाँ पर स्वकिरणैः जैसे पुष्पैः, वैसे ही स्वकिरणैः तृतीया का बहुवचन है, यानी कि कर्णकारक है। छात्रः उच्च स्वरेण पुस्तकम पठति, बच्चा जोर से ऊंचे स्वर में पुस्तक पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? ऊंचे स्वर से, स्वरेण जलेन स्वरेण, तो ये भी तृतीय का एक वचन अर्थात कर्ण कारक ही है। इनको अंडरलाइन करेंगे आप, जलेन स्वरेण पुष्पै स्वकिरणैः उच्च स्वरेण। अब आगे अगले पृष्ठ पर इसी का अभ्यास दिया होगा, उसमें आपको इन कारकों को अलग करके लिखना होगा। जो अभी हमने कारक पढ़े इनको हम आगे अगले पृष्ठ पर जब काम करेंगे तो अलग करके लिखेंगे। आज तक के लिए हमारा इतना ही विषय रहेगा। इति ओम शम।